दीप शिखासन 57 की रणचंडी बन गई भवानी, मार गिरा अनगिनत फरंगी, अमर हुई झांसी की रानी, अमर हुई झांसी की रानी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। सर्वप्रथम झांसी की पावन धरा को नमन, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई सा को नमन, और नमन उन असंख्य वीर वीरांगनाओं को जिन्होंने स्वातंत्र यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी। आज बात झांसी की झांकी की, कुछ ऐसे तथ्य जो भले ही वक्त की धूल में धुंधले नजर आते हों, लेकिन इतिहास में अजर अमर है। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं कि झांसी का अतीत क्या था। झांसी 9वीं शताब्दी में बसाया हुआ एक नगर है और झांसी का प्राचीन नाम बलवंत नगर था। और इसका प्रमाण उस समय के कुछ सिक्कों पर मिलता है जिनमें बलवंत नगर नाम गढ़ा हुआ है। तो मित्रों, बात उठती है कि फिर बलवंत नगर से नाम झांसी कैसे पड़ा। दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, तो इसके पीछे भी एक रोचक किस्सा है। कहा जाता है कि ओरछा के महाराजा वीर सिंह जूदेव ने ही झांसी के किले सहित 52 किलों की नींव एक ही दिन रखी थी। और उनमें सबसे सुंदर जो किला है वो झांसी का किला है, जिसे बंगरा नामक पहाड़ी पर बनाया गया था। और ओरछा झांसी से 16 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है एक बार ओरछा के महाराजा वीर सिंह जूदेव जी अपने मित्रों के साथ ओरछा के किले की प्राचीर पर जो है दरबार जमाए हुए थे। तो जब बात चल पड़ी बंगरा पहाड़ी पर बने नए किले की, तो महाराजा ने इशारा करते हुए कहा कि वो जो झांसी पड़ रही है वो है बंगरा का नया किला, वहां हमने बंगरा पहाड़ी पर नया किला बनवाया है। बस तभी से झांसी का मतलब एक अस्पष्ट थोड़ी सी पहचान चित्र या धुंधला चित्र कहें तो तभी से जो है बलवंत नगर का नाम झांसी पड़ गया। ऐसे वो झांसी पड़ा और इतिहास में अमर हो गया। झांसी का किला 11 वर्ष में 1613 में बनकर तैयार हुआ। और इस किले को इतिहासकार कहीं कहीं शंकरगढ़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ एक राजा शंकर नारू शंकर भी हुए, उनकी वजह से शंकरगढ़ के नाम से जाना जाता है। अब बात वीरांगना लक्ष्मीबाई सा की। तो वैसे तो मित्रों ऐसी वीरांगना है देश में जिनके बारे में मुझे नहीं लगता कि पूरा देश सब कुछ जानता है। फिर भी कुछ बातें ऐसी जो पुनः स्मरण करा रहा हूं कि बाईसा का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस में हुआ था। बचपन में इनका नाम मणिकर्णिका रखा गया। प्यार से इन्हें लोग मनु और छबीली बुलाते थे। बचपन में इनकी माँ भागीरथी जी के स्वर्गवास के बाद ये पिता मोरोपंत जी के साथ कानपुर के बाजीराव पेशवा के पास आ गए, क्योंकि मोरोपंत जी बाजीराव पेशवा के यहाँ काम करते थे। तो कानपुर में ही मनु ने तलवारबाजी, घुड़सवारी, तमाम युद्ध कौशल और शिक्षा दीक्षा यहीं ली। और जिसमें प्रमुख हाथ था जो है तात्या टोपे, जिन्हें वो अपना गुरु मानती थी, और उनके साथ थे उनके भाई जैसे नाना साहब। अब बात आती है कि विवाह की क्या स्थिति थी जब उनका विवाह हुआ। तो 19 मई 1842 को उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। यहाँ एक बात मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि राजा गंगाधर राव का ये पहला विवाह नहीं था। उनका एक विवाह पहले हो चुका था और उनकी पहली महारानी थी महारानी जो है रमाबाई, जिनका कुछ वर्ष पहले स्वर्गवास हो गया था। बाद में इनका दूसरा विवाह महारानी लक्ष्मीबाई से हुआ, जिन्हें विवाह के बाद नाम मिला था महारानी लक्ष्मीबाई। तो जो है उसके बाद जैसे महारानी लक्ष्मीबाई विवाह के बाद झांसी में आई राजमहल में, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पारिवारिक षड्यंत्र जोरों पर थे। तो उसके बाद रानी ने कुशल थी, दक्ष थी, तो उन्होंने महाराजा की ढाल का काम किया और महाराजा को तमाम संकटों से, षड्यंत्रों से बचाए रखा। कुछ वर्ष बाद उनके यहाँ एक पुत्र रत्न ने जन्म लिया, जो कि रहस्यमय परिस्थितियों में मात्र 4 माह की आयु में स्वर्गवास को प्राप्त हो गया। इस घटना से महाराजा गंगाधर राव को बहुत गहरा सदमा लगा और वो जो है बीमार रहने लगे। इधर राज हड़पने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत लॉर्ड डलहौजी खुशियां मना रहे थे, क्योंकि वो खुश हो गए थे कि जो है अब इनका कोई वारिस नहीं है। और
इधर महाराजा गंगाधर राव की तबीयत और ख़राब रहने लगी तो उन्होंने अंग्रेज़ों को बुलाकर एक विशेष सभा बुलाई और अपने एक रिश्तेदार के पुत्र जो कि 4-5 वर्ष के थे, जिनका नाम था आनंद राव, उन्हें जो है गोद लिया। बाद में वही दामोदर राव नाम से जाने गए। तो और उसके लिए उन्होंने मंजूरी के लिए पत्र लिखा अंग्रेज़ों को कि भाई मंजूरी दी जाए, मैंने अपना दत्तक पुत्र वारिस घोषित करता हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि इधर महाराजा गंगाधर राव ने अंग्रेज़ों के पास पत्र भेजा, अंग्रेज़ों ने उसे उसी दिन निरस्त कर दिया और इस सदमे में महाराजा गंगाधर राव की 21 नवंबर 1853 को मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया। इस प्रकार जो है झांसी एक तरह से वीरान हो गई, सूनी हो गई। यहाँ मैं एक बात अपने मित्रों से साझा करना चाहूँगा, संप्रेषण विद एस के सभी दर्शकों से, कि मित्रों यह आपके लोकप्रिय चैनल संप्रेषण विद एस का 100वां वीडियो है, यानी सेंचुरी लग गई है। और ये सेंचुरी लगी है आप सबके स्नेह, प्यार, सहयोग, समर्थन से। लेकिन मित्रों अभी हमें बहुत नई मंजिलें तय करनी है, नए कीर्तिमान गढ़ने हैं। आपका सहयोग, स्नेह, सानिध्य हमें बराबर मिलता रहे जैसा कि पहले मिलता रहा है। इसी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अपना स्नेह, सहयोग, सानिध्य बनाए रखिएगा और अपने चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए आप सबसे अपील करूँगा, इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम एक छोटा सा विराम लेते हैं, आगे बात करेंगे कुछ विराम के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एस में। तो मित्रों बात उठती है कि राजा गंगाधर राव के स्वर्गवास के बाद झांसी का क्या हुआ। तो इस बारे में प्रमाण मिलते हैं कि अंग्रेज तो मौके के इंतजार में बैठे थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, राज्य हड़प की नीति के तहत। तो उन्होंने तुरंत ही महारानी लक्ष्मीबाई के पास संदेश भेजा कि आप 60,000 रुपये की पेंशन ले लीजिए और झांसी को अंग्रेजों के हवाले कर दीजिए, क्योंकि अब झांसी का कोई वारिस नहीं है। तो रानी ने इस प्रस्ताव को ठोकर मारते हुए गरज कर कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और उसके बाद झांसी की जनता में वो प्रेरणा की लहर दौड़ी कि सारी झांसी एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गई। और इसके बाद जो है अंग्रेजों की और रानी की ठन गई और काफ़ी युद्ध चलता रहा। तमाम कोशिशें अंग्रेजों ने की लेकिन झांसी तक पहुंच नहीं पाए। और इधर रानी भी लगातार तैयारी करती रहीं, सेना को प्रशिक्षित करती रहीं, जिनमें पुरुष, स्त्री सबको उन्होंने साथ लिया और मजबूत सेना तैयार की। रानी को झांसी की सुरक्षा में सहयोग मिला अपने प्रमुख तोपकार बाबा गौस खान से, खुदाबख्श, उनकी सखी झलकारी बाई, सुंदर मुंदर और अनेक विश्वास पात्रों से। लेकिन खतरा ये था कि एक तरफ अंग्रेज जो है रानी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे उनके पारिवारिक षड्यंत्रकारी वो भी रानी को घेरने की कोशिश में थे। तो रानी दोनों तरफ से घिर गई थी। यही कारण है कि एक विश्वासघाती ने अंग्रेजों से मिलकर पैसों के लालच में, राज्य के लालच में झांसी में घुसने का रास्ता अंग्रेजों को बता दिया। और अंग्रेज जो है फिर झांसी शहर के अंदर घुस आए और उसके बाद उन्होंने किले की दीवारों पर बमबारी शुरू कर दी। लेकिन किले की दीवारें बहुत मजबूत थीं, कुछ नहीं बिगड़ पाया। अब रानी और तमाम फौज जो है किले के अंदर थी, प्राचीरों पर थी किले पर। लेकिन ये लड़ाई कितने दिन चलती? आखिरकार बहुत दिन लड़ाई चली। लेकिन जब किले के अंदर गोला बारूद कम होने लगा, राशन कम होने लगा, सैनिक कम होने लगे और जो है उन्होंने जो मदद मांगी थी तात्या टोपे से, वो मदद भी उन तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि षड्यंत्रकारियों ने, दूसरे लोगों ने तात्या टोपे को झांसी और कानपुर के बीच में रोक रखा था, झांसी तक नहीं पहुंचने दे रहे थे। तो यह सब सोचकर रानी ने सोचा कि समर्पण नहीं करना है, लड़ाई को आगे तक जारी रखना है। उन्होंने अपने पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ से बांधा और अपने घोड़े बादल पर बैठकर किले की प्राचीर से छलांग लगा दी और वो किले के झांसी के बाहर निकल गई। दूसरी ओर उनकी सखी झलकारी बाई ने रानी का वेश धर के, लोग कहते हैं कि झलकारी बाई की भी शक्ल काफ़ी मिलती थी रानी लक्ष्मीबाई से, उन्होंने अंग्रेजों को उलझाए रखा। तो अंग्रेज इस धोखे में काफ़ी देर जो है झलकारी बाई से युद्ध करते रहे, लेकिन अंततः झलकारी बाई शहीद हो गई। तब कुछ षड्यंत्रकारियों ने ही पहचाना कि अरे ये तो रानी नहीं है, ये तो उनकी सखी झलकारी बाई है। इधर रानी तेजी से तात्या टोपे से मिलने के लिए आगे बढ़ी जा रही थी। राज खुलने के बाद अंग्रेजों ने पीछा करते हुए पूरी फौज रानी के पीछे भेज दी। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा और रानी ने इस बीच पड़ोसी राजाओं से मदद भी मांगी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया अंग्रेजों के डर से। लेकिन रानी अकेले ही लड़ती रही।
अंत में ग्वालियर के पास रानी चारों तरफ से फिरंगियों से घिर गईं और काफ़ी घायल हो गईं। इसी बीच एक फिरंगी ने इनके सिर पर जोरदार तलवार का वार किया, जिससे गंभीर रूप से घायल होकर रानी नीचे गिर गईं। तो उनके विश्वास पात्रों ने उठाकर पास ही बाबा गंगादास की कुटिया में ले गए और बाबा गंगादास अपने विश्वास पात्र सैनिकों को दामोदर राव को सौंपकर रानी ने उनसे सुरक्षा का वादा लिया और जो बाबा से कहा कि मेरी देह को ये फिरंगी ना छू पाएं। इसके बाद रानी स्वर्गारोहण कर गई। बाबा गंगादास ने वहीं पर रानी की चिता बनाकर उन्हें मुखाग्नि देकर सदा सदा के लिए विदा कर दिया और ये दिन था 18 जून 1858। तो जनरल हीरो जब वहां आया तो चिता में शोले धधक रहे थे, तो वो उसके पास आके उसने, लोग कहते हैं, ऐसा प्रमाण मिलता अंग्रेजी दस्तावेजों में कि उसने आकर रानी की चिता को सलूट किया और कहा कि आप वाकई में साहसी बहादुर महिला थी, ऐसी महिला मैंने आज तक नहीं देखी। ये खुद का कथन है जनरल यूरोज का, जिससे उनका अंतिम युद्ध हुआ था। अब मित्रों, बात उठती है कि इसके बाद फिर उनके पुत्र दामोदर राव का क्या हुआ। ये बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आती कि क्या हुआ दामोदर राव का। तो दामोदर राव के बारे में जो इतिहास में प्रमाण मिलता है कि रानी के विश्वास पात्र लगभग 2 वर्ष तक झांसी के आसपास के जंगलों में छिपते छिपाते रहे। एक तरफ तो उन्हें अंग्रेजों सैनिकों का डर था, दूसरी तरफ अपने परिवार के षड्यंत्रकारियों का भी डर था कि कहीं वो दामोदर राव की जान न ले लें। अंत में बहुत भटकने के बाद, उस समय दामोदर राव की उम्र थी लगभग 10 वर्ष। अब 10 वर्ष का बच्चा कितनी देर ये सब सहन कर सकता है। तो उनके विश्वास पात्र सैनिकों ने अंत में दामोदर राव की जो है स्थिति देखकर, उनका रुग्ण शरीर, कमजोर शरीर देखकर अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दिया। और जो है उसके बाद जो है अंग्रेजों ने दामोदर राव की जो स्थिति देखी कि 10 वर्ष का बालक हमें क्या बिगाड़ लेगा, तो उन्होंने दामोदर राव को कुछ गुजारा भत्ता और पेंशन देना स्वीकार कर लिया। इसके बाद दामोदर राव अपने कुछ रिश्तेदारों के यहाँ इंदौर चले गए और जिसके बाद उनका कुछ वर्ष बाद विवाह हुआ, उनके बच्चे भी हुए और ऐसा बताया जाता है कि वो इंदौर में उनका वंश परिवार आज भी रहता है, जो झांसी वाले नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार जो है दामोदर राव बाद में लगभग 60 वर्ष की आयु में स्वर्ग सिधार गए। अब बात आती है कि जब हम झांसी जाते हैं तो झांसी में क्या क्या देखें। तो झांसी में आपको देखने के लिए झांसी का किला है, जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आपको बाबा गौस खान की मज़ार, जो है खुदा बख्श की मज़ार, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। कड़क बिजली तोप मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और झांसी शहर में आप घूमने निकल पड़े हैं किले के बाहर, तो आपको रानी महल मिलेगा, गंगाधर राव की छतरी मिलेगी, लक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर, लक्ष्मी ताल, आतिया ताल, पानी की धर्मशाला, पचकुइयाँ, संग्रहालय, झांसी के 10 गेट, 4 खिड़कियाँ। और जो झांसी में सुभाषगंज है, लोग बताते हैं वहाँ किसी ज़माने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भाषण दिया था, इसीलिए उसका नाम आज भी सुभाषगंज पड़ा है। और झांसी में जो नवाबाद इलाका है, तो उसको बताते हैं कि नवाबाद इलाके में अंग्रेजों ने नव आबाद झांसी शहर को और बढ़ाने के लिए, जिसमें सीपरी बाजार है, सदर बाजार है, कैंट है, सिविल लाइन, ये सारी चीज़ें बाद में बनी हैं, तो उस एरिया को आज भी नवाबाद नाम से जाना जाता है। मित्रों, बात उठती है कि झांसी के आसपास क्या देखें। तो झांसी के आसपास अगर आपको देखना है तो आप ओरछा देखें, जहाँ राम राजा सरकार का मंदिर है और बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं। हरदौल लाला का बैठका है। और दतिया जाते हैं आप, झांसी के पास ही है, तो वहाँ माता पीताम्बरा पीठ का सिद्ध मंदिर है और बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं। सोनागिरी में दिगंबर जैन संप्रदाय के लगभग 100 मंदिर हैं। उन्नाव बालाजी पास ही है, जहाँ पर सूर्य मंदिर है, बरुआ सागर है, जहाँ पर जराय का मठ और झरने हैं। और अगर आप थोड़ा और आगे निकल जाते हैं तो आप जाएंगे कि खजुराहो, चित्रकूट, महोबा, कालिंजर बांदा, भोपाल, सांची, रतनगढ़, सेवड़ा, कोंच, जालौन, कालपी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप झांसी के आसपास देख सकते हैं। झांसी उत्तर प्रदेश का एक स्वच्छ शहर है, जिसका इनाम भी झांसी को मिला है। और झांसी दिल्ली से लगभग 414 किलोमीटर दूर है। और इसके अलावा कुछ और लोगों के लिए जो झांसी जानी जाती है, वो जानी जाती है चंद्रशेखर आज़ाद जी झांसी में अज्ञातवास में कई वर्ष रहे।
झांसी जानी जाती है अपने सपूत राष्ट्र के महर्षि शरणगुप्त, सियाराम शरणगुप्त के लिए, साहित्यकार वृंदावन लाल वर्मा जी के लिए, महाकवि केशवदास व्यास जी के लिए। झांसी जानी जाती है आचार्य द्विवेदी की कर्मभूमि के लिए, और झांसी जानी जाती है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के लिए, कैप्टन रूप सिंह के लिए। इसके अलावा झांसी जानी जाती है मूर्तिकार कालीचरण वर्मा जी के लिए, और आज के दौर में झांसी को पहचान मिलती है हप्पू सिंह जो भाभी जी घर पर में हैं, योगेश त्रिपाठी वो भी झांसी के ही हैं, मुकेश तिवारी जो चाइना गेट में जिन्होंने विलेन का रोल किया था जागीरा वो भी झांसी के हैं, राजा बुंदेला सक्सेना ये भी झांसी के हैं। और जो एक और ख़ास बात मैं मित्रों से शेयर करना चाहूँगा, जो रानी झांसी की फ़ोटो शेयर होती है मीडिया में अक्सर के रानी झांसी की फ़ोटो है, तो इतिहासकार दोनों को ही फेक बताते, दोनों ही फ़ोटोएं गलत हैं। एक फ़ोटो ज़रूरत से ज़्यादा आधुनिक है और एक फ़ोटो झांसी की रानी की ना होकर भोपाल की किसी रानी की है, तो दोनों फ़ोटो फेक हैं। रानी झांसी का कोई फ़ोटो ऐसा नहीं है जिसे प्रामाणिक कहा जाए। तो आइए झांसी में और आकर हमारे साथ आप भी गर्व से गुनगुनाइए कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलो को में हमने सुनी कहानी थी। जय हिंद, नमस्कार।